प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 4 नन्हा फनकार। तो फनकार का अर्थ होता है कलाकार, छोटा कलाकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो कोई बालक है, वह लाल चौकोर पत्थर के पास बैठ गया और उसने कुछ प्रार्थना की और छेनी हथौड़ा लिए हुए वह उस पत्थर के पास बैठ गया। तो कुछ दिन पहले उसने उस लाल चौकोर पत्थर पर घंटियों की कतारें का अर्थ होता है एक लाइन में उनको घंटियां बनाना। तो वह पत्थर पर घंटियां बना रहा था, उसको आकार दे रहा था, उस पत्थर पर घंटियां बना रहा था, घंटियों की आकार डिजाइन। और वह छेनी हथौड़े लिए हुए उस काम को बड़े प्यार से कर रहा था। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। तो वह हथौड़ी छेने लिए हुए उस काम को बड़ी इत्मीनान से कर रहा था और वह थोड़ा बीच बीच में कुछ गुनगुनाता भी और काम में भी लगा हुआ रहता था। और उसके जो साथी थे और जो उसके और साथी थे जो ऐसे किसी और काम में लगे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटें, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो वह बालक केशव था, उसकी उम्र 10 साल की थी और वह अपने पिताजी से उन डिज़ाइनों को बनाना सीख रहा था। सोच रहा था कि मैं भी अपने पिताजी की तरह नई नई प्रकार के नए नए डिज़ाइन पत्थरों पे देना सीख जाऊंगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। तो वह जो उसका परिवार था पहले गुजरात में रहता था और वह आकर आगरा में आकर बस गया था। और बादशाह अकबर उस वक्त आगरे के किले को बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहाँ काम मिल गया, जिस कारण वो आगरा में ही बस गए। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। तो उसका जन्म भी आगरा में ही हुआ था केशव का। और उसका जो गुजरात का जो पुश्तैनी घर था, जो उसके पिता का घर था, तो वहाँ वो कभी जा नहीं पाया। आगरे की गलियों में खेला था, उसका बचपन यहीं बीत रहा था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई हैं। तो सब काम में लगे हुए थे। हथौड़ी छीनी की आवाज़ से ठक ठक खड़खड़ इसकी आवाज़ आ रही थी, तो सब अपने काम में बिजी थे, व्यस्त थे। इतने में ही कोई एक आदमी वहाँ आया और वह ऊँची आवाज़ में बोला, माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। तो वह उस केशव को पूछ रहा था कि यह घंटियाँ कितनी सुंदर है, यह क्या तुमने बनाई है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई है, क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। जब उस आदमी ने पूछा कि यह सुंदर जो घंटियों का आकार दे रहे हैं तुमने क्या खुद बनाया है, तो केशव ने पीछे मुड़कर देखा कि उसके सामने एक व्यक्ति है जो उसको पूछ रहा है और उसकी तारीफ़ कर रहा है। तो उसने कहा, बेशक इन घंटियों को मैं ही बना रहा हूँ,
इस पत्थर में नक्काशी मैं ही दे रहा हूँ। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखकर वे सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। तो केशव ने उस आदमी की तरफ देखा। उसने देखता लगता है कोई बड़ा आदमी है, कोई धनी व्यक्ति है। उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, उंगलियों में बहुत सारी अंगूठियां पहनी हुई जो कीमती भी है, उसके वस्त्र भी कीमती लग रहे थे। तो वह आदमी उससे पूछ रहा था कि जो ये काम तुम कर रहे हो इसमें अभी काफ़ी काम है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी तेज़ी से दौड़ कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूमते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुककर सलाम करीने। तो वो आपस में बात कर ही रहे थे, इतने में ही एक आदमी घोड़े पर सवार आता हुआ उस आदमी को सलाम करता है और केशव को डांटता है कि इतने बड़े आदमी के आगे तुम बैठे कैसे हो, तुम्हें तो इनको प्रणाम कर इनके सामने खड़ा होना चाहिए। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अब वो समझ गया कि यह कोई और नहीं है, ये बादशाह अकबर हैं। और वह तुरंत खड़ा हो गया सिर झुकाए हुए और खरगोश की कातर में टेढ़ी टेढ़ी आंखों से उसे नज़र झुकाकर बादशाह अकबर को देखने लग गया। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो अकबर ने उसको, अपने सिपाही को डांटा कि तुम इस बच्चे को क्यों डांट रहे हो। वो सिपाही को वहाँ से भेज दिया। अब केशव असमंजस में था कि कहीं अब उसे काम स्टार्ट कर देना चाहिए कि अकबर के हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन वो अब बादशाह से डर नहीं रहा था क्योंकि अकबर बादशाह उसे बड़े प्यार से उससे बातें कर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। तो अकबर ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम केशव है। तो अकबर ने कहा, क्या तुम मुझे ये नक्काशी सिखाओगे, जो ये काम तुम कर रहे हो नक्काशी का? तो वह तुरंत, बादशाह अकबर के कहते ही वह तुरंत अपने पिताजी के पास गया और उनका छेनी हथौड़ा लेके आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यहाँ सब करेंगे? तो जैसे दोस्त रहते हैं, दोस्त जैसे व्यवहार वो बादशाह अकबर बच्चे के साथ कर रहे थे कि जैसा उनका मित्र हो। और वो कहने लगे, क्या तुम मुझे इस काम को सिखाओगे? तो केशव बड़ी आश्चर्य से उनको देख रहा था कि इतना बड़ा बादशाह क्या सचमुच ये काम करेगा? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। उसने कहा, आप इतने बड़े बादशाह हो, आप इस काम को करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो जब केशव ने मना किया तो उन्होंने कहा अकबर ने कि लगता है ये काम बहुत मुश्किल है। मैंने तो किसी के साथ मिट्टी की डलिया भी ढोई थी। लगता है ये काम ज़्यादा टेढ़ा है, इसे करने में मुश्किल होगी। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया
और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बताया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। तो केशव अभी भी असमंजस में था और उसने हथौड़ा और छेनी अकबर को दिया और रेखाएं खींचते हुए बोला कि जहाँ जहाँ मैंने रेखाएं बनी हुई आप इसमें हथौड़े से छेनी मारते रहना, इससे डिजाइन बन जाएगा। तो जैसे ही अकबर ने हथौड़ा छेनी मारा तो उन्होंने जोर से हथौड़ा लग गया, जिससे पत्थर में गहरा छेद हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मींच कर रखें वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। तो केशव ने कहा, अरे अरे इस तरीके से नहीं करना है। अकबर बादशाह को उन्होंने बताया कि इस तरीके से इस काम को करना है, हथौड़ा ज़्यादा तेज़ नहीं मारना है और देख के करना, कहीं पत्थर के जो टुकड़े हैं वो आपकी आंख में न बैठ जाए। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह ने जरा सी भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। तो वह बादशाह अकबर को काम करते हुए देख रहे थे और जैसे वह देखता कि बादशाह अकबर गलती कर रहे हैं और उनको फिर से दोबारा उनको बताता था और उन पर गुस्सा भी करता था। तो वो दोनों ऐसे व्यवहार करते थे जैसे दोनों मित्र हों। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत रास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। तो दोनों अपने काम में जुट गए थे और जो आसपास जो उनके संगत रास थे, जो और लोग काम कर रहे थे, वो उन्हें उन दोनों को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अकबर केशव के काम को भी देख रहा था और उसने देखा कि जो डिज़ाइन दिए हुए हैं उसके पिता ने उसे बनाकर, वो उसके अलावा भी और अच्छे अच्छे डिज़ाइन उस पत्थर पर दे रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो उस लड़के के ऐसे काम को देखकर अकबर बहुत खुश हुए, उससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, देख केशव, एक दिन देखना तुम बड़े फनकार बहुत बड़े कलाकार बनोगे, शिल्पकार बनोगे और तुम मेरे कारखाने में काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत रास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहाँ काम करेंगे। तो केशव ने वो कारखाना, कैसा कारखाना, क्योंकि वो कारखाने के बारे में नहीं जानता था। तो अकबर ने कहा, बस एक बार यहाँ जो लोग हैं आगरा में रहने लगे और इस कारखाने में बढ़िया बढ़िया शिल्पकार रखूँगा, अच्छे अच्छे फनकार और कलाकार मेरे कारखाने में काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। तो केशव बहुत खुश हुआ, उसने कहा, मैं ऐसे कारखाने में काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। तो इतना कहकर बादशाह अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। अच्छा केशव, अब मैं चलता हूँ। केशव ने कहा, ठीक है हुजूर, आप क्या दोबारा आओगे? तो उसने कहा, ज़रूर, मैं दोबारा यहाँ ज़रूर आऊँगा। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से, बड़े कौतूहल से उन दोनों की इस मित्रता को देखा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। रात हो गई थी, सब अपने घर चले गए। तो केशव अपने घर चले गया था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने पिताजी के साथ
सो गया। और उसके पिताजी ने कहा, केशव तुम तो बहुत प्रसिद्ध हो गए हो, क्योंकि बादशाह अकबर ने तुम्हारे साथ खुद काम किया है। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो केशव ने कहा कि आज बादशाह अकबर ने मुझे कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे। तो केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, जब उनके पास एक से एक महल हैं तो वह सीकरी में आकर ही क्यों रहना चाहते हैं? वहाँ क्यों महल बनवा रहे हैं या वहाँ क्यों नया शहर बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक ख़ास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, उस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास रहे। भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने भी बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं तीन संतानें होंगी। तो पिता ने कुछ याद किया। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, बादशाह अकबर आगरा का बहुत सुंदर शहर है, पर वो सीकरी इसलिए बनवा रहे थे कि बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, और इस वजह से वे परेशान होकर साधु संतों और फ़कीरों के पास आ गए। और यहाँ रहते रहते वह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी में आकर रह गए। और उन्होंने ही बादशाह को बताया कि यहाँ सीकरी में रहो तो तुम्हारी क्या होगी, एक नहीं तीन संतानें अवश्य होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल केशव के चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नई शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। तो केशव ने कहा, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, अच्छा इसीलिए ये इनके पुत्र हैं, और इनके 3 पुत्र हैं, शहजादा सलीम और मुराद, और इसीलिए इन्होंने उसका नाम सलीम रखा। तो पिता ने उसके हाँ में हाँ मिलाई, हाँ बेटा, इसीलिए इसका नाम सलीम रखा गया, और इसलिए यह पत्थरों को तराश रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीकरी में नया शहर बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग सब यहाँ काम कर रहे हैं। तो केशव ने फिर कहा, हाँ पिताजी, अच्छा ये कारण है, और इतना कहते कहते वह सो गया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया पाठ 4 नन्हा फनकार, और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करेंगे।